और आइए सुर्खियों के बाद रुक करते हैं उन खबरों का जो सुबह से छाई रही, सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ। न्यूज अपडेट देखते हैं। तो आज सुबह से ही सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ से जुड़ी तमाम खबरें सुर्खियों में छाई रहीं। सभी टेलीविजन चैनल्स पर ये खबरें बनी रहीं। आज फिर सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर पहुंची, जिनसे ईडी ने करीब 3 घंटे तक पूछताछ की है। ईडी ने उन्हें अब तक का कोई नया नोटिस नहीं दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने सोनिया से पूछा कि यंग इंडिया के लेन देन से जुड़ी कितनी बैठकें 10 जनपद पर हुई। मंगलवार को भी जब ईडी ने उनसे कंपनियों के लेन देन के बारे में सवाल किया तो सोनिया ने जवाब दिया कि एसोसिएट जर्नल और यंग इंडियन से जुड़े तमाम लेन देन पूर्व कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा देखते थे। इस पूछताछ के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में प्रदर्शन भी किया। एक तरफ सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की खबर सभी चैनल्स पर सुर्खियां बनी। खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी को मिले गिरफ्तारी के अधिकार को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तारी मनमानी नहीं है। पीएमएलए के कई प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पीएमएलए के उन प्रावधानों की वैधता को कायम रखा है जिनके खिलाफ आपत्तियां लगाई गई थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम, महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती समेत 242 याचिकाकर्ताओं ने पीएमएलए के खिलाफ ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। दोपहर के करीब एक और खबर सुर्खियां बन गई। खबर आई कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी भोला यादव को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े तमाम मामलों में सीबीआई ने यह कार्रवाई की है। भोला यादव आरजेडी से विधायक और विधान पार्षद भी रहे हैं। भोला यादव लालू यादव के ओएसडी भी रह चुके हैं। मामला नौकरी के बदले जमीन और आईआरसीटीसी स्कैम का है। उन्हें 4 दिन पहले ही पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे थे। भोला यादव के पटना और दरभंगा आवास पर भी सीबीआई ने छापेमारी की। इन खबरों के बीच दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार से जुड़ी एक और खबर सुर्खियां बनाई। खबर आई कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को इस बचे हुए हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मंगलवार को उन्होंने चेयर पर पेपर फेंका था, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई है। कल ही राज्यसभा के 19 सदस्यों को एक हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया गया था। राज्यसभा में उपसभापति पर इन सांसदों ने नारेबाजी कर पेपर फेंका था। इससे पहले लोकसभा में भी हंगामा देखने को मिला था। महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी के विरोध में नारेबाजी के बाद कांग्रेस के 4 सांसदों को लोकसभा के शेष सत्र से निलंबित कर दिया गया था। इन सांसदों ने हाथ में तख्तियां लेकर सदन के अंदर नारेबाजी की थी। और इन खबरों के बीच कर्नाटक से आई ये खबर हर टेलीविजन चैनल पर ब्रेकिंग बनी। खबर आई कि कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में बीजेपी नेता प्रवीण नेट्टारू की मंगलवार शाम को कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। बीजेपी युवा मोर्चा के जिला सचिव थे प्रवीण ने 29 जून को राजस्थान में मारे गए कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में पोस्ट की थी। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। नेटारू की हत्या के मामले में पुलिस ने अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। हत्या के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जो देर रात तक चलता रहा। फिलहाल जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने पार्टी नेता की हत्या पर दुख जाहिर किया है। अवैध खनन और टेंडर घोटाले से जुड़े मामले में झारखंड सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद को पूछताछ के लिए ईडी ने समन भेजा है। अभिषेक प्रसाद को 1 अगस्त को ईडी दफ्तर में बुलाया गया है। इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से 6 दिनों तक रिमांड में पूछताछ में ईडी को अवैध खनन मामले में अभिषेक प्रसाद के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली थी। इस पूछताछ में ईडी को पंकज मिश्रा और अभिषेक प्रसाद के बीच हुई बातचीत की डिटेल भी मिली है। इसी आधार पर ईडी की टीम ने अभिषेक को समन जारी किया है। इधर फिल्म स्टार और बीजेपी के नेता मिथुन चक्रवर्ती ने आज बड़ा दावा किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के 38 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। उन्होंने दावा किया कि 21 विधायकों से वो खुद बातचीत कर रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती के इस बयान से बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया है। कोलकाता में पार्टी ऑफिस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिथुन ने फिल्मी अंदाज में मीडिया से बात करते हुए कहा कि फिल्म से पहले म्यूजिक और म्यूजिक के बाद ट्रेलर रिलीज होता है। अभी म्यूजिक रिलीज हुआ है, आगे ट्रेलर का इंतजार करें। और सुर्खियों के बाद आइए अब देखते हैं कवर स्टोरीज।
मिड एयर स्पाइस जेट की फ्लाइट्स में आ रही खराबियों पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि डीजीसीए ने सख्त रुख अपनाया है। डीजीसीए ने स्पाइस जेट की उड़ानों में 50% की कटौती कर दी है, यानी समर शेड्यूल में अप्रूव्ड फ्लाइट्स में से 50% फ्लाइट्स ही उड़ने की इजाजत लेकर होंगी। तकनीकी खराबी के बाद डीजीसीए ने यह फैसला किया है। तमाम जो शिकायतें मिल रही थी उसके बाद डीजीसीए का यह फैसला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त मेरे संवाददाता अमरीश पांडे जुड़ चुके हैं मेरे साथ। अमरीश, बताइए, डीजीसीए ने इतना बड़ा फैसला जो लिया है उसके पीछे क्या कहा है और इस पर स्पाइस जेट का फिलहाल क्या रिएक्शन है? डीजीसीए ने जो ये फैसला लिया है उसके पीछे साफ है कि यात्री सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता सरकार नहीं करना चाहती है। और इसी के मद्देनजर जो पिछले दिनों घटनाएं हुई थी, पिछले 18 दिनों में 8 ऐसी घटनाएं हुई हैं जहाँ पे कि जो स्पाइस जेट की फ्लाइट थी उसको ग्राउंडेड करना पड़ा, उसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। कई बार उनकी विंडशील्ड जो है वो टूट गई थी। कई बार फ्लाइट के दौरान अंदर सफोकेशन की वजह से लोगों को परेशान होना पड़ा। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इसकी जांच शुरू की थी। डीजीसीए ने जांच में ये पाया कि कई सारे लूप होल्स हैं जो कि कंपनी ने सरपास किए हैं, बाईपास किए हैं, और इन लूप होल्स के साथ कंपनी को सारी फ्लाइट्स को ऑपरेट करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। बल्कि इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी के जितने भी समर शेड्यूल में अप्रूव फ्लाइट थी जिनकी संख्या 4192 है पर वीक की, उनको तत्काल प्रभाव से यानी कि 27 तारीख आज से ही अभी से ही वो 4192 फ्लाइट्स पर हफ्ते को तत्काल प्रभाव से घटाकर 2096 फ्लाइट्स पर हफ्ते कर दिया गया है। इसमें एक और बात ध्यान देने योग्य है कि वो 10 फ्लाइट्स जो कि 787 बोइंग मैक्स फ्लाइट्स हैं जिनको कि पहले से ही ग्राउंडेड कर रखा गया है, उनको उड़ाने की इजाजत पहले से ही नहीं है। कुल मिलाकर अब ये साफ है कि सरकार सख्त है और किसी भी तरह के लूपहोल को, किसी भी तरह की इग्नोरेंस को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसी का नतीजा है कि इनकी स्पाइस जेट को ये कहा गया है कि आप ठीक है, सरकार प्रभाव से। और स्पाइस जेट क्या कह रही है इस पे? अमरीश, कुछ रिएक्शन आया है? हमने स्पाइस जेट से भी जब ये पूछा कि क्या आपको डीजीसीए का आदेश मिला है, आपका इस पर कुछ कहना है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमें डीजीसीए का आदेश मिला है। डीजीसीए ने जो हमसे कहा है हम उसको वैसे ही फॉलो करेंगे। हमने ये भी पूछा उनसे कि क्या इसका आम आदमी पर कोई फर्क पड़ेगा, उसकी टिकट का शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो एक लीन पीरियड आ चुका है, हम आमतौर पर इस सीजन में कम बुकिंग के साथ चलते हैं, हमें बहुत ज्यादा कोई कैंसिलेशन या फिर रीशेड्यूलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, अब दावा तो कर रही है कि कैंसिलेशन रीशेड्यूलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जरा देखना होगा कि इसका वाकई में इसमें कितनी सच्चाई है। बहरहाल, चर्चा के लिए एक और हमारे आज के मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। एटी टीवी के मैनेजिंग पार्टनर सत्येंद्र पांडे साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पांडे साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, 19 जून से 18 दिनों में तकनीकी खराबी के कम से कम 8 मामले। डीजीसीए ने 6 जुलाई को एयरलाइंस को एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया, और अब जो है वो 50% 8 सप्ताह के लिए जो स्वीकृत जो प्रस्थान की डिपार्चर की संख्या थी उसको 50% तक कट कर दिया है। क्या ये फैसला वाजिब है सर, और सही टाइम पर लिया गया है? क्योंकि कई लोगों का ये भी कहना है कि बड़े देर से फैसला लिया गया क्योंकि पैसेंजर सेफ्टी का सवाल है। दीपक जी नमस्कार। जैसा कि आपने कहा, स्पाइस जेट की काफी तकनीकी खराबी की इंसिडेंट्स आ रहे थे और डीजीसीए ने इनको शो कॉज नोटिस दिया जो कि 5 जुलाई को दिया गया। उसके बावजूद ये तकनीकी खराबियां बढ़ रही थी, इसीलिए ये मजबूरी में देना पड़ा है। ये एकदम सही फैसला है क्योंकि जब एयरलाइन का शेड्यूल आप घटाएं तो एयरलाइन कम फ्लाइट्स पे ज्यादा फोकस कर सकती है, और एविएशन के मामले में सुरक्षा प्राथमिकता पाती है। और सुरक्षा ब्लैक और व्हाइट इशू है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आप थोड़ा सा सुरक्षित है, या तो आप सुरक्षित हैं या आप नहीं सुरक्षित है। बिल्कुल। तो ये निर्देश करने के लिए डीजीसीए मजबूर थी, लेकिन करा है ये अच्छा। नहीं, आपने सही बोला। ये फ्लाइट का जो मसला होता है इसमें या आप सुरक्षित हैं या फिर नहीं हैं, यह बड़ा संवेदनशील होता है। तो इस लिहाज से, इस थ्योरी से तो बाकी जो एयरलाइंस हैं जिनके खिलाफ शिकायतें मिली थी, इतनी नहीं मिली थी लेकिन बाकी एयरलाइंस की भी मिली थी और उनमें भी कई गंभीर थी। तो क्या सिर्फ
स्पाइस जेट को ही सिंगल आउट किया गया है? मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक पांडे जी? कोशिश करेंगे पांडे जी तक पहुंचने की। तो डीजीसीए जो कह रहे हैं और जो हमारे मेहमान आज के कह रहे हैं कि एयरलाइंस में पैसेंजर सुरक्षा का बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है, या तो आप सुरक्षित हैं या तो नहीं है। जान से खिलवाड़, आप ये नहीं कह सकते कि कम खिलवाड़ था, ज्यादा खिलवाड़ था, कम रिस्क था या ज्यादा रिस्क था। लिहाजा इस पे इतना सख्त फैसला डीजीसीए की ओर से आया है। और डीजीसीए भी कह रहा है कि हमने तमाम स्पॉट चेक्स किए, हमने तमाम निरीक्षण किए, उसके बाद जो निष्कर्ष निकाला है और कारण बताओ नोटिस का जो जवाब मिला है उसको एनालाइज किया और उसके बाद ये फैसला लिया गया है। लेकिन पांडे जी, मैं आपसे कह रहा था कि बाकी भी तो एयरलाइंस की ओर से इस तरह के प्रॉब्लम्स आई थी, इतनी नहीं आई थी लेकिन कम आई थी, लेकिन आई थी ना। लेकिन जैसा आपने कहा कि या तो आप सुरक्षित हैं एयरलाइंस में या नहीं हैं, बड़ा सीधा है। तो ऐसे में तो क्या माना जाए कि सिर्फ सिंगल आउट किया गया है या बाकियों पर कार्रवाई क्या होनी चाहिए? नहीं, ये सिंगल आउट नहीं किया गया है, लेकिन एयरलाइन की आर्थिक स्थिति को देखना पड़ता है। और आज के दौर पे स्पाइस जेट की आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर है। तो जब आर्थिक स्थिति गंभीर है, तेल के दाम $100 पर हैं, डॉलर का दाम 80 रुपए पर है, तो इस सब को मिला के जब फिर तकनीकी खराबी आने लगे तो ये फिर बड़ी गंभीर समस्या उस कॉन्टेक्स्ट में बन जाती है। इसीलिए स्पाइस जेट को स्पेसिफिकली इन लोग ने किया है। बाकी एयरलाइंस के भी ऑडिट जारी हैं और उनमें अगर फाइंडिंग्स होंगे तो बिल्कुल डीजीसीए ऐसे ही सख्त कार्रवाई उन पे भी करेगी। बिल्कुल। अब सवाल यह है कि पैसेंजर्स का क्या होगा? स्पाइस जेट, जैसे कि अमरीश हमारे सहयोगी बता रहे थे कि स्पाइस जेट तो कह रहा है कि नहीं साहब, ये तो लीन सीजन वैसे ही था, तो हमको रीशेड्यूलिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कैंसिलेशन नहीं होंगे। लेकिन क्या माना जाए, अब 50% फ्लाइट्स आपकी ग्राउंड हो जाएंगी तो आपको जो परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी क्या पैसेंजर्स को? और अगर परेशानी होगी तो फिर उनका निपटारा कैसे किया जाएगा? नहीं, परेशानी तो होगी और एयरलाइन के तौर पे उनको बोलना पड़ेगा कि नहीं होगी, क्योंकि अगर वो कहेंगे हाँ कैंसलेशन होगी तो जो बुकिंग्स है, फॉरवर्ड बुकिंग्स, वो नहीं आएंगी और फिर कैश फ्लो पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो जहां तक कोशिश होगी कि फ्लाइट्स को उड़ाया जाए, और जैसे कि अगर दिल्ली बम्बई के बीच में 6 फ्लाइट हैं तो 4 को उड़ाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपके संवाददाता ने कहा, 4192 का शेड्यूल फाइल किया गया था। इसमें आज के दिन स्पाइस जेट लगभग 2100 फ्लाइट उड़ा रहा है और इस नोटिस के बाद उससे भी कम उड़ाएंगे। लेकिन ये वित्तीय वर्ष का जो दूसरा चरण होता है, Q2, ये मॉनसून सीजन से कोइंसाइड करता है और इस सीजन में काफी कम यात्री सफर तय करते हैं। तो आप कहें कि मतलब ये जो 8 हफ्ते का समय है, इसमें उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और अक्टूबर से जब हॉलिडे सीजन होगा तब तक आशा यही है कि तब तक ये तकनीकी खराबियां को स्पाइस जेट निपटा पाएगा। अच्छा, लेकिन सत्येंद्र पांडे जी, ये पूरी की पूरी एविएशन इंडस्ट्री की सेहत की कौन सी तस्वीर बयां कर रही है? अगर आप टिकट प्राइसेस देखें, टिकट सेल देखें तो कोई खास ऐसा लगता नहीं है, लेकिन फिर भी जो बार बार कहा जा रहा है कि भाई इंडस्ट्री डिस्ट्रेस में है, और वो एविडेंट भी ऐसा नहीं है, लेकिन क्या वो जो डिस्ट्रेस है वो और ज्यादा गहराएगा स्पाइस जेट की इस कार्रवाई के बाद? इंडस्ट्री की हालत क्या है इस वक्त? दीपक जी, मैं आपको बस एक नंबर दूंगा, 11,000 करोड़। ये होगा एयरलाइंस का घाटा और ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। तो एयरलाइंस की आर्थिक स्थिति एकदम ठीक नहीं है, फाइनेंसिंग नहीं मिल रही, बैंक्स देना नहीं चाहते। कई एयरलाइन ने गवर्नमेंट को इमरजेंसी क्रेडिट फैसिलिटी के लिए रिक्वेस्ट भेजी है, लेकिन यह 5 से 6 महीने में इस स्थिति में सुधार नहीं आएगा। लोग यात्रा तो जारी कर रहे हैं, लेकिन जो इनपुट कॉस्ट है, तेल के दाम, डॉलर का दाम और फाइनेंसिंग, यह बहुत ज्यादा बढ़ गया है और जब तक ये वश में नहीं आएगा एयरलाइंस की स्थिति ठीक नहीं होगी। बिल्कुल। और ये जो आप बता रहे हैं ये ठीक इंडिकेशन इसलिए भी नहीं है
क्योंकि आप टूरिज्म सेक्टर जिस पे हमने देखा कि पूरी तरह से कोरोना की मार पड़ी जब वो उभर रहा था, उसमें बहुत एयर ट्रांसपोर्टेशन, एयर पैसेंजर ये बहुत क्रूशल रोल प्ले करते हैं और अगर एविएशन की हालत ठीक नहीं हुई तो इस पर भी असर पड़ेगा। और दूसरा जो इकोनॉमी में जो एविएशन सेक्टर का योगदान होना चाहिए वो ऑलरेडी नहीं है, लेकिन अगर और थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है उसमें तो पूरा का पूरा जो दबाव आएगा वो इकोनॉमी पर आएगा। तो कोशिशें तो बड़ी हैं, हम सब देख भी रहे हैं, लेकिन कुछ आंतरिक दिक्कतें हैं और कुछ आप कह सकते हैं कि सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से एविएशन इंडस्ट्री अपने पैरों पर खड़ी हो नहीं पा रही है। चलिए अब देखते हैं कि कब तक ऐसा हो पाता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और स्पाइसजेट और एविएशन इंडस्ट्री के तमाम इस वक्त जो खड़े मसले हैं उन पर बातचीत की। थैंक यू सर। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और खबरों का रुख करते हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो अक्सर हम उस प्रोडक्ट का रिव्यू देखकर फैसला लेते हैं, लेकिन तब क्या हो जब ये रिव्यू ही फर्जी हो। जी हां, भारत समेत दुनिया भर में फेक रिव्यूज का पूरा जाल फैला हुआ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अनुमान है कि ऑनलाइन जितने भी रिव्यूज मौजूद हैं उनमें से 4% फेक हैं और इन फेक रिव्यूज की वजह से लोग हर साल 152 अरब डॉलर खर्च करते हैं। तो यानी कि फेक रिव्यूज के चक्कर में आकर 152 अरब डॉलर जो है वो कहीं और जा रहा है, लोग कुछ और समझ रहे हैं, खर्च कहीं और हो रहा है। अब इन फेक रिव्यूज के खिलाफ खुद ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन कोर्ट पहुंच गई है। अमेजॉन ने 10,000 फेसबुक ग्रुप्स के खिलाफ अमेरिका की स्थानीय कोर्ट में मामला दायर किया है। ये फेसबुक ग्रुप्स कथित तौर पर फेक रिव्यूज ब्रोकर्स के तौर पर काम करते हैं। अमेजॉन ने अपनी याचिका में बताया है कि ये ग्रुप्स फेक रिव्यूज के लिए पैसे देते हैं, कई बार फ्री प्रोडक्ट भी दिया जाता है। याचिका में बताया गया है कि फेसबुक पर अमेजॉन प्रोडक्ट रिव्यू नाम का ग्रुप है। इस ग्रुप के 43,000 से ज्यादा मेंबर्स हैं। अब दावा किया गया है कि यह ग्रुप कैमरा, ट्राइपॉड और कार स्टीरियोज पर फेक रिव्यू लिखने के लिए रिफंड और अन्य तरह के भुगतान करता है। इस तरह के दूसरे ग्रुप्स की भी कहानी है। ऐसा नहीं है कि फेक रिव्यूज लिखने में सिर्फ फेसबुक ग्रुप्स ही आगे हैं बतौर जो शिकायत है। कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो लोगों को फेक रिव्यूज लिखने के लिए पैसे देती हैं। ब्रिटेन के एक कंज्यूमर ग्रुप विच ने 2021 में एक रिसर्च की। विच के रिसर्च में के सामने आया कि अमेजॉन पर बिकने वाले प्रोडक्ट्स के लिए कई वेबसाइट्स फर्जी रिव्यू बेच रही हैं। कुछ वेबसाइट्स तो थोक में फर्जी रिव्यूज बेचती हैं। इस तरह के रिव्यूज लिखने वालों को या तो इसके लिए भुगतान किया जाता है या फिर उन्हें प्रोडक्ट वगैरह के रूप में इंसेंटिव मिलता है। इंटरनेट पर तमाम ऐसे ग्रुप्स और प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जो मनचाहे रिव्यू रेटिंग दिलवाने का दावा करते हैं। फेक रिव्यूज लिखने वालों की कमाई का आंकड़ा भी कम चौंकाने वाला नहीं है। ऐसे लोग हर महीने $10,000 तक कमा लेते हैं। फर्जी रिव्यू के खिलाफ एक्शन इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि ज्यादातर लोग रिव्यू देखकर ही प्रोडक्ट खरीदते हैं। इनफैक्ट ऐसा कोई नहीं होगा जो बिना रिव्यू देखे प्रोडक्ट खरीदे। अमेरिका में 82% वयस्क ऑनलाइन कुछ खरीदने से पहले रिव्यू जरूर पढ़ते हैं। 16.5% ग्राहकों के आसपास का कहना है कि वो रेटिंग के आधार पर उत्पाद का चुनाव करते हैं। क्या लोगों को फेक रिव्यू रेटिंग की जानकारी है? तो उसका जवाब है हाँ। 21% आसपास जो वयस्क हैं अमेरिकी, वो केवल वेरीफाइड विक्रेताओं के रिव्यू पर ही भरोसा करते हैं, जबकि लगभग 4% का कहना है कि उन्हें रिव्यू पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। यानी कि ऐसे लोग कम हैं जिनको रिव्यूज पर भरोसा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो सामने जो रिव्यू है उस पर भरोसा कर लेते हैं। इसका मतलब ये है। भारत की अगर बात करें तो एक सर्वे के मुताबिक 62% लोग ये मानते हैं कि ऑनलाइन प्रोडक्ट रिव्यू को जानबूझकर पॉजिटिव बनाया जाता है। इसका मतलब ये है कि लोगों में जागरूकता है, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता कि असली और फेक रिव्यू की पहचान कैसे की जाए। ब्रिटेन में फेक रिव्यूज के खिलाफ कानून लाने की तैयारी चल रही है। भारत में भी फेक रिव्यूज पर नकेल कसने के लिए नियम बनाने पर काम हो रहा है। इस पर हम चर्चा भी कर चुके हैं। लेकिन ये जो ताजा मामला अमेजॉन की तरफ से जो एक अमेरिकन कोर्ट में दाखिल किया गया है, और ये अमेजॉन जो मार्केट प्लेस है यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन और जापान, ये यहाँ के मार्केट्स में जो फेक रिव्यूज है उनके खिलाफ किया गया है। इसमें भारत का नाम तो नहीं है, लेकिन भारत में फेक रिव्यूज का कितना बड़ा जाल है और उसकी चपेट में कैसे एक आम आदमी आ जाता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए आज इस पर हम कर रहे हैं चर्चा। बहुत खास मेहमान इस वक्त दो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं
माय हॉल स्टोर के .com के फाउंडर और सीईओ अभिषेक व्यास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जाने माने कंज्यूमर एक्टिविस्ट बिजॉन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिश्रा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। अभिषेक, मैं आपसे समझना चाहूँगा, जैसा हमने कहा कि जो याचिका दायर की गई है कोर्ट में, इसमें भारत का नाम तो नहीं है, लेकिन भारत में ये किस तरह से फेक रिव्यू का जाल है, इस पर हम पहले भी आपसे चर्चा कर चुके हैं, हमारी टीम जो है। इस वक्त बताइए कि स्थिति क्या है और कैसे फेक रिव्यूज के जाल में आकर एक आम आदमी को चूना लग रहा है। अभिषेक, देखिए, फेक रिव्यू को सबसे पहले तो समझना होगा कि फेक रिव्यू एक्चुअली होते क्या और कौन से प्रोडक्ट पे फेक रिव्यू किए जाते हैं। तो फेक रिव्यू को समझने के लिए जो छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं, जो छोटे सेलर्स होते हैं, जिनकी प्रोडक्ट कॉस्ट 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए से कम होती है, उन पे सबसे ज्यादा फेक रिव्यू सबसे ज्यादा किए जाते हैं। क्योंकि जब ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो उन लोगों को डमी प्रोडक्ट सेंड करना होता है, तो वो इजीली सेंड कर देते हैं और बायर को बोल देते हैं कि आप ये परचेज कर लीजिए और रिव्यू कर दीजिए। बट अगर आप जहां तक बड़े प्रोडक्ट की बात करें, टीवी, फ्रिज, एसी या बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, तो उनकी कॉस्ट काफी ज्यादा होती है, तो वहां पे ये फेक रिव्यूज का मामला काफी कम हो जाता है। बट आप अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स की तरफ अगर ज्यादा जाते हो तो वहां पे फेक रिव्यू का मामला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर अमेजोन या फिर दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात करें तो वहां पे 2 लाख से भी ज्यादा सेलर्स है, तो उसमें से ब्रांडेड सेलर्स कितने होंगे? कुछ 10% या 20% ही ब्रांडेड सेलर्स होंगे, बाकी सब अनब्रांडेड सेलर है जो कि अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो वहां पे सबसे ज्यादा प्रोडक्ट का फेक रिव्यू होने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, एक चीज और है, इसमें मैं पढ़ रहा था रिपोर्ट में, इसमें एक ग्रुप को फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है मेटा, ऑफ कोर्स फेसबुक ने ही जब रिमूव किया था, 43,000 मेंबर्स थे उसमें। और आप सोचिए कि इनको खास तौर से इसलिए तैनात किया गया था कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के खिलाफ या फिर उसके पक्ष में आप फेक रिव्यूज दें। अच्छा, इसका नाम क्या था? Amazon प्रोडक्ट रिव्यू ग्रुप। अब आप देखिए, शायद भारत में भी ऐसे कितने सारे ग्रुप चल रहे होंगे। तो ये नाम ऐसे दे देते हैं, नाम ऐसे देते हैं, आपको इनवाइट भेजते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि ये तो मेरी तरह एक कंज्यूमर कम्युनिटी होगी, आप उसमें घुस जाते हैं और आपको पता नहीं चलता है कि आप उनकी बातों में कैसे आ गए, और इसमें आपको इंसेंटिव अलग मिलते हैं। तो अभिषेक, जरा बताइए कैसे एक आम आदमी को इस तरह के फर्जी ग्रुप्स के जाल में नहीं आना है। उसमें अपना एक आम आदमी, तो आम आदमी के जैसे अगर मेरी बात करें, अगर मेरे को इनविटेशन भेजते हैं कि आपको प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, आप रिव्यू डालिए, तो जो कॉलेज स्टूडेंट्स है काफी सारे, तो उन लोगों को अर्निंग सोर्स नहीं होता है, अभी अपने इंडिया में नहीं है, तो वो अर्निंग सोर्स के लिए वहां उस ग्रुप में जुड़ जाते हैं कि अगर मैं महीने में 10 रिव्यू भी कर दूंगा तो मुझे 2,000 या 3,000 या 4,000 रुपए आ जाएगा। तो वहां पे जो स्टूडेंट्स ग्रुप है वो सबसे ज्यादा उस ग्रुप से जुड़ जाता है। तो स्टूडेंट्स को तो सलाह दी जाती है कि सोशल मीडिया में जितनी ये फ्रॉड और जितने भी हो रहे हैं उनसे सबसे दूर रहा जाए। तो जो एज ग्रुप अगर बढ़ जाता है, अगर आप 25 के ऊपर चले जाते हैं तो वो लोग उसमें कम हो जाते हैं। तो देखा जाएगा कि आपके जो छोटे स्टूडेंट्स वगैरह है वो सबसे ज्यादा उसके अंदर एक्टिव है। एब्सोल्युटली। मिश्रा सर, अब आप देख रहे हैं कि ये कंपनियां कहां तक पहुंच गई हैं, और बिल्कुल सही कहा अभिषेक ने कि जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जिनको लगता है कि ये तो पार्ट टाइम जॉब है। अच्छा, मैं कई लोगों से बात भी करता था, आज मेरे को रियलाइजेशन हो रहा है कि वाकई में आप क्या करते हो? तो हम साहब रिव्यूज लिखते हैं। क्या ये क्या काम है? ये तो पार्ट टाइम जॉब है साहब, मिल जाते हैं दिन के 1000 मिल जाते हैं या 15 दिन में मिल जाते हैं। वो एक्चुअली एक बहुत बड़े नेक्सस का, जो कि फ्रॉड है, उसका हिस्सा बन रहे हैं। और आज मैं ऐसे लोगों को यहां से सलाह भी देना चाहूंगा और चेतावनी भी। अगर वाकई में आप इस तरह के फेक रिव्यूज के जाल में हैं और आपको लग रहा है कि आपने तो रिव्यू कर दिया, पैसे आपको रिव्यू के बाद मिल रहे हैं, आपकी तो कमाई हो रही है, प्लीज बचिए इससे, क्योंकि आज नहीं तो कल आप पकड़ में आएंगे। क्योंकि ये बहुत बड़ा धोखा है एक आम कंज्यूमर के साथ, और देश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए तमाम कानून है। मिश्रा सर, बड़ा बारीक मसला है सर, पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है ऐसे। तो इसीलिए एक रेगुलेशन या कानून लाना अनिवार्य है, ये बहुत जरूरी है। और अवेयरनेस भी बिल्ड करना, क्योंकि जो लोग रिव्यू लिख रहे हैं वो लोग भी पार्टी बन जाते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में, उनको भी सजा हो सकता है और वो भी आ सकते हैं इस चंगुल में इन टर्म्स ऑफ बीइंग पिनलाइज्ड एंड कन्विक्टेड। तो यंग एज में बच्चों को इस ढंग के काम में नहीं आने के लिए डिसेंटिवाइज करना होगा, अवेयरनेस बिल्ड करना होगा, जीरो टॉलरेंस लाना होगा हमारे देश में। जैसे अभी हम सुन रहे थे कि छोटे बड़े वगैरह वगैरह, कोई छोटा बड़ा नहीं है। कोई भी कंपनी यदि वो डिसेप्टिव कम्युनिकेशन कर रहा है, मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, और लोगों को धोखा में ले रहे हैं,
इट इज कंप्लीटली इलीगल एंड इट इज ए क्रिमिनल एक्ट। तो इसलिए लोगों को चेतावनी देना जरूरी है, उनको अवेयरनेस बिल्ड करना जरूरी है। और हमारे देश में आई एम श्योर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो रेगुलेटर है सीसीपीए, इस पे जरूर इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। आज के दिन में हमारे पास आंकड़ा नहीं है, इसलिए हमको लगता है अमेज़न इंडिया को इंक्लूड नहीं किया है। बट बहुत जल्दी जब डेटा आ जाएगा तो अमेज़न भी एविडेंस के साथ हम लोग के एनसीडीआरसी कंज्यूमर कमीशंस में या सीसीपीए के सामने इस बात को रख सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस पे बहुत विस्तार से जागरूकता लाना जरूरी है। जीरो टॉलरेंस होना चाहिए इस ढंग के फेक रिव्यूज पे, और कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि एक दो लोगों को यदि कन्विक्शन हो जाए तब ये एक डर पैदा होगा। अच्छा, एक चीज मेरे को समझ में नहीं आई अभिषेक, अगर अमेज़न को पता है कि उनके प्लेटफॉर्म पर जो है फेक रिव्यूज चल रहे हैं, जाहिर सी बात है जो उनके प्लेटफॉर्म पर जो सेलर है उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन है रिव्यूअर के साथ, या जो रिव्यू करवा रहा है। तो आप सेलर पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? मैं पढ़ रहा था कि अमेज़न ने कोई डायरेक्ट सेलर पर कार्रवाई की हो, ऐसा बड़ा मुश्किल लगता है। ये ग्रुप्स पर कार्रवाई कर रहे हैं फेसबुक के खिलाफ, कि साहब फेसबुक के अंदर बने हुए हैं वहां। अरे जहां पर आपको गलत रिव्यू मिला है तो इसका मतलब है हो सकता है वो सेलर की मिली भगत हो, सेलर पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? तो यहां पर थोड़ा लगता है कि कुछ दाल में काला है। तो दीपक जी, आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि जैसे अमेज़न है तो वो भी रिव्यू को लेकर काफी स्ट्रिक्ट है। अगर अनयूजुअल एक्टिविटी, अगर मैं मेरी बात करूं, अगर मैं कुछ प्रोडक्ट मंगाता हूं, 10 या 15 प्रोडक्ट मंगाता हूं, 15 ही प्रोडक्ट पे मैं रिव्यू करता हूं, तो अमेज़न भी उसको स्ट्रिक्ट करता है कि आपने अनयूजुअल एक्टिविटी करी है, 10 से 15 रिव्यू आपने डाले हैं, जो कि एक मतलब एक ह्यूमन बिहेवियर नहीं है। अगर आपने 15 पे डाल दिए तो वो उस पर्टिकुलर अकाउंट को भी ब्लॉक करता है। अच्छा, दूसरी बात है, अगर सेलर की बात करें, अगर सेलर भी अगर 100 रिव्यू 200 रिव्यू एक साथ अगर उसके प्लेटफॉर्म पे आने लग जाते हैं, तो अमेज़न उस सेलर को भी पेनलाइज करता है कि आपके पास इलीगल एक्टिविटी हो रही है आपके अकाउंट में। उनके कुछ सेक्शंस बने हुए हैं, उस सेक्शन के अकॉर्डिंग वो सेलर को भी ब्लॉक करता है कितनी भी केस में। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर अमेज़न कोई प्रोडक्ट खुद लेता है और खुद अगर सेल करना चालू करता है, वहां पे अगर आप देखोगे तो एक ही दिन में उस प्रोडक्ट पे 1000 रिव्यू आ जाते हैं। तो सेलर्स को तो वो पेनलाइज कर रहा है, बट अगर अमेज़न खुद ये रिव्यू का काम कर रहा हो तो उसको कौन आइडेंटिफाई करेगा? वो आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो छोटे सेलर के लिए वैसे तो मुश्किल है ही, पर अमेज़न अगर खुद कर रहा है तो उसका आइडेंटिफिकेशन कहीं भी नहीं है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है इसमें। अब पता नहीं इसमें अमेज़न इसमें कितना जिम्मेदार है नहीं है, क्योंकि ये बात अमेज़न के कारोबार की भी है। अगर अमेज़न ने डिलीट कर दिए 100% फेक रिव्यूज, हालांकि अब अमेज़न कैसे पता करता है, तो अब वो शायद वो भी नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर आपने 100% फेक रिव्यूज डिलीट कर दिए तो इसका मतलब अब रिव्यूज ही नहीं है, एक बहुत बड़ा हिस्सा आपका है ही नहीं, और रिव्यूज नहीं है तो फिर आपका बिलियंस ऑफ शेयर होल्डर वैल्यू जो है वो इरोड हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा ये कैसे सुनिश्चित करेगा अमेज़न? तो इसमें वो आइडेंटिफिकेशन करते हैं दीपक जी कि आप जो एक यूजर है, वो यूजर की फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब जो एआई जो आप इसे बोलते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, की एक ह्यूमन किस तरह से बिहेव करता है। कि मान लो अभिषेक है, अभिषेक ने 10 प्रोडक्ट खरीदे और 10 पे 10 ही रिव्यू दिए, तो दैट मींस इट्स अनयूजुअल, क्योंकि मैं 10 प्रोडक्ट पे रिव्यू नहीं दूंगा किसी भी केस में। अगर मैं देता हूं तो वो उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेटिकली इसको ट्रैक कर लेती है और उस पर्टिकुलर को ब्लॉक करती है। अगर ये धीरे धीरे अगर दिया जाए रिव्यू, आज 1 रिव्यू दिया, कल 5 दिए, फिर आगे जाके दिए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको नहीं पकड़ पाती है। ओके, ऑलराइट। बड़ा महीन सा, बड़ा पेचीदा सा मसला है फेक रिव्यूज का। लेकिन देखिए, एक आम व्यक्ति के लिए फेक रिव्यूज क्या हैं? आपको बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता चल जाएंगी। मसलन एक जैसे रिव्यूज एक ही तरह हैं, हमने पिछली बार भी आपको बताया था कि बहुत ज्यादा अनयूजुअल हैं, बहुत अच्छी लैंग्वेज लिखी है या बहुत खराब लैंग्वेज लिखी हुई है। ये हम जो एक्सपर्ट से बात करते हैं, जो बताते हैं, तो वो आपको बताएंगे कि कैसे आपको फेक रिव्यू और एक ऑर्गेनिक रिव्यू में आपको फर्क करना है। लेकिन इसके बावजूद मिश्रा सर, जो आपने कानून की बात कही, अब प्रॉब्लम यह है कि कानून हम तब लाएंगे ना जब हमारी एजेंसीज को समझ में आए कि हो क्या रहा है। अब हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम यह है कि इतना टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन हो गया है, डेवलपमेंट इतना ज्यादा हो गया है कि हमारे यहाँ जो बैठे हुए बेचारे अधिकारी हैं, कई बार उनको ही पता नहीं लगता है कि हो क्या रहा है। अब मेटावर्स क्या है उनको पता नहीं है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बड़े वर्कफोर्स को जो तंत्र में बैठा हुआ है वो इक्विप्ड नहीं है, वो स्किल्ड नहीं है इन सब चीजों को ट्रेन करने के। तो ऐसे में आपको लगता है कि थोड़ा सा
प्राइवेट पार्टीज का भी सहारा लेकर किया जा सकता है काम? बिल्कुल, इसीलिए सीसीपीए को मैंडेट दिया गया है कि आप एक्सपर्ट्स को नियुक्त कीजिए। यू शुड हैव एक्सपर्ट्स इन योर पैनल जो इसको स्टडी करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, इन्वेस्टिगेट करने के बाद एविडेंसेस ले आएंगे और फिर उसके बाद प्रोसिक्यूशन शुरू करेंगे। तो इसलिए सरकार ने कंज्यूमर वेलफेयर फंड के तहत ये सारे जो एक्सपर्ट्स को एंगेज करने का कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। ऑलरेडी सरकार ने कंसल्टेंट्स को लेने लग गए हैं, रिसोर्स पर्सन्स को लेने लग गए हैं। तो अब हम समझते हैं कि इस पे जरूर कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन जरूर होगा, क्योंकि आपने इसको पब्लिक डोमेन में ले आए हैं चर्चा को, और इसी को देखते हुए हमको उम्मीद है कि सीसीपीए इस पे कार्रवाई जल्दी से जल्दी शुरू करेंगे। और ऑफ कोर्स एज यू सेड, किसका सांठगांठ है, यदि वो अमेज़न जो केस कर रहा है वो अपने को बचाना चाह रहा है कि खुद ही कर रहा होगा कुछ ना कुछ, तो ये सब चीज हम लोग तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक एक टेक्निकली साउंड इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इस पे काम ना करें। वो काम करने के बाद ही एविडेंस जब आएगा तभी इस पे कार्रवाई शुरू होना चाहिए। लेकिन आप जैसे ओपनिंग रिमार्क्स में कहे, कंज्यूमर्स अब ट्रस्ट डिफिसिट है, अब रिव्यूज पे उतना नहीं विश्वास करते हैं। लोग जान गए हैं कि ये सब रिव्यूज फेक है, इसलिए वो जो एक्रेडिटेड रिव्यूज हैं, जहां पर वेटिंग हो रहा है, जहां पर कोई एश्योरेंस दिया जा रहा है और अच्छे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स हैं, जहां लोग जानते हैं कि ये बड़े बड़े ब्रांड्स जो स्मॉल ब्रांड्स को प्रमोट भी कर रहे हैं, तो स्मॉल ब्रांड्स का पूरा वेटिंग करते हैं, पूरा उसका जांच करते हैं, इनका क्वालिटी लेकर, उनका आउटकम्स लेकर, और तब लोगों तक सामने लाते हैं उस बात को। तो इसलिए कंज्यूमर्स भी अब काफी अवेयर हो गया है। बिल्कुल, और भी होना पड़ेगा, क्योंकि कोई ऑप्शन है नहीं। एब्सोल्युटली, और कंज्यूमर को खुद ज्यादा अवेयर होना पड़ेगा। दूसरा, इस वाले केस में क्योंकि मामला 10,000 फेसबुक ग्रुप्स का है, 10,000, ये छोटा मोटा नहीं है, 10,000 हैं ऐसे फेसबुक ग्रुप्स जिन पर अब लीगल एक्शन अमेज़न खुद ले रहा है। अब इसके दायरे में भारत का नाम तो इसमें नहीं है, लेकिन भारत इतना बड़ा मार्केट है, दुनिया के सबसे बड़े मार्केट्स में से एक, वहां पर इसका कोई रूट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और आज नहीं है तो कल जरूर होगा। इसलिए बहुत क्लोज वॉच रखना पड़ेगा इस पूरे मसले पर, और हिंदुस्तान के जितने भी कंज्यूमर हैं उनको भी देखना होगा, और खुद में ये थोड़ा सा ये अपना आत्ममंथन के साथ साथ अवेयरनेस भी बढ़ानी होगी अपनी, कि फेक रिव्यूज के प्रति आप कैसे जागरूक हो सकते हैं, ताकि आप जो आप प्रोडक्ट चाहते हैं वो ऑर्गेनिकली सही तरीके से खुद पहुंचे, कोई आपको फेक तरीके से लीड करता हो वहां ना ले जा रहा हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का। अभिषेक, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। मिश्रा सर, थैंक यू सो मच, आपने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला। आगे, और अब आज एक और महत्वपूर्ण खबर जो कि कंज्यूमर से जुड़ी हुई है, और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे जुड़ी हुई है। क्या अब इन्फ्लुएंसर्स पर सेंसर का वक्त आ गया है, खासतौर से क्रिप्टो? ऐसा इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने कुछ दिनों पहले एक क्रिप्टो एक्सचेंज जो कि सिंगापुर बेस्ड था, वॉल्ट, उसमें निवेश की सलाह दी, और उसके बाद उस क्रिप्टो एक्सचेंज का क्या हुआ वो सब जानते हैं। उसमें विड्रॉल बंद हो गए, और उसके बाद लाखों करोड़ों की कमाई जो वहां पर दी हुई थी निवेशकों ने, वो अटक गई। तो क्या इस तरह जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो किसी को निवेश की सलाह पहले तो धड़ल्ले से क्या दे सकते हैं बिना किसी सर्टिफिकेट के? पहला सवाल। दूसरा, कि अब अगर ये क्रिप्टो एक्सचेंज डूब चुका है, जिसको वो एंडोर्स कर रहे थे पैसे लेकर, अगर वो डूबा है, यानी कि वो प्रोडक्ट खराब निकला, तो क्या इसके बाद कोई जिम्मेदारी, कोई मॉरल जिम्मेदारी की बात नहीं कर रहा हूं, कोई लीगल जिम्मेदारी क्या इन्फ्लुएंसर्स की बनती है? देखिए इस रिपोर्ट। अंकुर वारिको, अक्षत श्रीवास्तव, पीआर सुंदर, अनीश सिंह ठाकुर, इन सब नामों में क्या समानता है? ये दरअसल सभी यूट्यूबर्स हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं। और दूसरी बड़ी समानता ये है कि इन सभी ने अपने फॉलोअर्स को क्रिप्टो से जुड़े निवेश पर सलाह दी, और फॉलोअर्स के रातों रात लाखों करोड़ों स्वाहा हो गए।
ताजा मामला सिंगापुर बेस्ड क्रिप्टो एक्सचेंज वॉल्ट का है, जिसमें कई फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स ने क्रिप्टो ट्रेडिंग की सलाह दी थी। लेकिन रातों रात जब एक्सचेंज ने विड्रॉल्स बंद कर दिए तो निवेशकों की गाढ़ी कमाई इन इन्फ्लुएंसर्स की बात में विश्वास करके डूब गई। इन्हीं इन्फ्लुएंसर्स में से एक अंकुर वारिको ने तो स्वीकार भी किया कि उन्हें वॉल्ट को प्रमोट करने के लिए लगभग 4.5 लाख रुपए मिले थे। इसलिए उन्होंने अपनी ओर से भरपूर मेहनत की अपने सोशल मीडिया पेजेस पर क्रिप्टो को प्रमोट करने के लिए। सिर्फ जाने माने इन्फ्लुएंसर्स ही नहीं, सोशल मीडिया पर ऐसे हजारों चेहरे हैं जो इन दिनों अनरेगुलेटेड सेक्टर क्रिप्टो में धड़ल्ले से निवेश की सलाह दे रहे हैं। सवाल यहाँ ये है कि इन इन्फ्लुएंसर्स को वेल्थ क्रिएशन की सलाह देने की कोई कानूनी या रेगुलेटरी इजाजत है? दरअसल स्टॉक और म्यूचुअल फंड में निवेश की सलाह देने के लिए हर निवेश सलाहकार या एक्सपर्ट को खुद को एक रिसर्च एनालिस्ट के तौर पर सेबी रेगुलेशंस 2014 के प्रावधान के तहत रजिस्टर कराना जरूरी होता है। लेकिन क्रिप्टो तो दूर, यूट्यूब पर ऐसे फर्जी सलाहकारों की भरमार है जो बिना सेबी की अनुमति के निवेश की सलाह धड़ल्ले से देकर निवेशकों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्रिप्टो के मामले में पेच ये है कि सरकार या आरबीआई दोनों की ओर से रेगुलेट नहीं किया जाता, लिहाजा इसके लिए सलाह देने वालों के खिलाफ एक आम निवेशक को रेगुलेटर्स का संरक्षण नहीं मिल पाता। हालांकि ऐसे लोगों के पास उम्मीद की एक किरण है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी कि सीसीपीए, जहां इन्फ्लुएंसर्स के लिए स्पष्ट गाइडलाइंस जारी की गई हैं। सीसीपीए के अनुसार हर इन्फ्लुएंसर की जिम्मेदारी है कि वो जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज एंडोर्स कर रहा है उसका बैकग्राउंड चेक करे और अपने कहे की जिम्मेदारी ले सके। ऐसे में जब कंपनी या व्यक्ति कोई धोखाधड़ी करे तो सीसीपीए एनसीएच पर शिकायत दर्ज कराई जा सके, एक ऐसी शिकायत जिसमें इतना वजन हो कि उस पर एक्शन लिया जाए। सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करना एक आम ट्रेंड है, लेकिन आप जिस इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हैं, जिसकी बात आप सुन रहे हैं, क्या वो एक सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है या नहीं, ये बात गौर फरमाने वाली है। क्योंकि जहां बात हो आपके हार्ड अर्न मनी की, वहां पर एक सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की एडवाइस और आपकी रिसर्च दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई। महंगाई की वजह से जहां लोगों के बैंक अकाउंट्स खाली हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ देश के बैंकों में अरबों रुपए की धनराशि ऐसी पड़ी है जिसका कोई वारिस ही नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक अब इन पैसों को इनके असली वारिस तक पहुंचाने की मुहिम शुरू कर रहा है। पूरी डिटेल्स इस रिपोर्ट में। जिस तेजी से महंगाई बढ़ रही है, उसी तेजी से लोगों की बैंक में रखी जमा पूंजी भी खत्म हो रही है। एक तरफ बैंक सेविंग्स को महंगाई उड़ा ले जा रही है, तो दूसरी तरफ सैकड़ों बैंक अकाउंट्स में अरबों रुपए पड़े हैं जिनको पूछने वाला कोई नहीं है। यह खुलासा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट में। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 में बैंकों में 39,264 करोड़ रुपए की अनक्लेम्ड राशि पड़ी हुई है। अनक्लेम्ड यानी जिस पर किसी ने भी दावा नहीं किया है। वित्त वर्ष 2021-22 की बात करें तो इस दौरान बैंकों में बिना दावे वाली राशि बढ़कर 48,262 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर इस तरह की बिना दावे वाला अमाउंट सबसे ज्यादा जमा है। इसमें तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना शामिल है। अब आरबीआई ने इन पैसों को सही दावेदारों तक पहुंचाने के लिए अलर्ट जारी किया है और आरबीआई ऐसे बिना दावे वाली रकम की डिटेल अपनी वेबसाइट पर जारी करेगी। अब सवाल उठता है कि आखिर बैंक में रखी आपकी राशि कब अनक्लेम्ड यानी बिना दावे वाली घोषित हो जाती है। आरबीआई के मुताबिक ऐसे बचत या करंट अकाउंट जिनमें 10 साल तक लगातार किसी प्रकार का लेन देन नहीं हुआ है, वहीं फिक्स डिपॉजिट जिसके मैच्योर होने के 10 साल बाद भी कोई दावा नहीं किया गया है, उसे अनक्लेम्ड मनी माना जाता है। अब आरबीआई ऐसी रकम को डिपॉजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर कर देगा जिसकी निगरानी आरबीआई खुद करेगा। आरबीआई के नियमों के मुताबिक भले ही इस धनराशि का कोई दावेदार ना हो, लेकिन इस पर ब्याज बनता रहता है। ऐसे में कोई व्यक्ति चाहे तो संबंधित बैंक में जाकर उस खाते को दोबारा खुलवा सकता है और धनराशि निकाल सकता है। आरबीआई के मुताबिक बैंकों में पड़ी अनक्लेम्ड मनी उन लोगों की भी है जिनका निधन हो चुका है, लेकिन उनके कोई वारिस इसे क्लेम करने के लिए आगे नहीं आए हैं।
आरबीआई ने अपील की है कि अनक्लेम्ड मनी पर जिनका हक है वो आगे आएं और अकाउंट फिर से शुरू करें या फिर विथड्रॉल कर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। CPEC यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जो दोनों देशों का एक मेगा प्रोजेक्ट है। इसका मकसद दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान से चीन के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र शिनजियांग तक ग्वादर बंदरगाह, रेलवे और हाईवे के जरिए तेल और गैस की कम समय में सप्लाई करना है। लेकिन अब CPEC, जिसे CPEC भी कहते हैं, में तीसरे देश अफगानिस्तान को शामिल करने की बात चल रही है। चीन और पाकिस्तान का कहना है कि आपसी सहयोग के लिए CPEC एक खुला और समावेशी प्लेटफॉर्म है। हालांकि भारत सरकार ने चीन और पाकिस्तान के इस कदम का पुरजोर विरोध किया है। CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो एक मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को लेकर चाइना पाकिस्तान का कहना है कि CPEC एक खुला मंच है जिसमें कोई भी देश इन्वेस्ट कर सकता है। CPEC की बात करें तो ये BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही हिस्सा है। दरअसल चाइना चाहता था कि जो पहले सेल्फ रूट हुआ करती थी, उसी के तहत बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लाया जाए। चाइना का ये प्रोजेक्ट पहले कसगर से बलूचिस्तान तक बनाया जाना था, लेकिन इसे बदलकर इस्लामाबाद, लाहौर होते हुए ग्वादर तक बनाया जा रहा है। इसका मकसद बंदरगाह, रेलवे और हाईवे के जरिए तेल और गैस की कम समय में सप्लाई करना है। भारत CPEC का पहले से ही विरोध करता आया है। इसकी बड़ी वजह यह है कि ये परियोजना कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान की ओर जाती है, इसलिए भारत ने भी इस परियोजना में शामिल होने से मना कर दिया था। अब इस परियोजना में अफगानिस्तान का नाम सामने आ रहा है, जिसे लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने CPEC परियोजना में तीसरे देश के शामिल होने की रिपोर्ट्स देखी हैं। किसी भी पक्ष के जरिए इस तरह की कोई भी कार्रवाई प्रत्यक्ष तौर पर भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है। CPEC परियोजना भारतीय क्षेत्र में है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। इस तरह की गतिविधियां अवैध, गैर कानूनी और अस्वीकार्य हैं और भारत अपने मुताबिक इस पर कार्रवाई करेगा। अब सवाल उठता है कि आखिर CPEC को अन्य देशों को शामिल करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, तो इसे भी समझ लीजिए। दरअसल चीन ने 2015 में CPEC परियोजना का ऐलान किया था। ये परियोजना 46 अरब डॉलर की है। हालांकि कर्ज चुकाने में पाकिस्तान की धीमी चाल से चीन परेशान है। दूसरी तरफ चाइना की भी स्थिति ठीक नहीं। चाइना बैंकिंग संकट के दौर से गुजर रहा है। रियल एस्टेट पहले से ही घाटे में है। अब भी ये समझने की जरूरत है कि CPEC में अफगानिस्तान को क्यों शामिल किया जा रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान इस प्रोजेक्ट में पैसे नहीं लगा सकता, क्योंकि अफगानिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तालिबान इस तरह के प्रोजेक्ट का विरोध करता रहा है। अगर अफगानिस्तान इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेगा तो इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 5G ऑक्शन का आज दूसरा दिन है और सरकार को ऑक्शन के लिए अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इसके साथ ही अब सरकार BSNL के अच्छे दिन लाने पर भी काम कर रही है। 5G ऑक्शन और BSNL और BBNL के मर्जर को लेकर देखिए टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव से जी बिजनेस की ये खास बातचीत। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है 5G ऑक्शंस को। क्या हम ये माने कि सेक्टर अपने बुरे दौर से वापस आ चुका है, और क्या ये जो ऑक्शन है आज खत्म होगा या कल भी चलेगा, और अभी तक कितना मिला है राजस्व सरकार को? देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने इस कठिन दौर से इकोनॉमी को स्टीयर किया, इकोनॉमी को मैनेज किया, इकोनॉमी को एक बिल्कुल कठिनाई से निकाल के लाया और एक एक करके बहुत सारे सेक्टर्स को जिस तरह से रिफॉर्म किया है, वैसे ही टेलीकॉम सेक्टर के रिफॉर्म्स के कारण आज टेलीकॉम सेक्टर का एक बुरा दौर पीछे छूट चुका है और टेलीकॉम सेक्टर एक नई ऊर्जा के साथ हमारे दूर दराज के क्षेत्रों में नौजवानों को जिस तरह की सर्विस चाहिए उस तरह की सर्विस देने के लिए तैयार है। 5G ऑक्शन में जो अच्छा रिस्पांस मिला है वो रिस्पांस इसका क्लियर एक प्रमाण है आपके सामने। आज सेकेंड डे बाय द एंड ऑफ द 9th राउंड 1,49,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम कमिटमेंट मिल चुका है। लो बैंड, मिड बैंड, मिलीमीटर वेव सभी बैंड्स में बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। हर क्षेत्र के लिए ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, सेंटर, नॉर्थ ईस्ट सभी क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। तो आशा है कि ये टेलीकॉम सेक्टर का सनराइज दौर होगा। ये स्पेक्ट्रम ऑक्शन कल भी चलेगा, उसको हम कल समाप्त मानते हैं या हमें आगे भी उम्मीद है कंटिन्यू करने की?
हम तो उम्मीद करें कि ज़्यादा से ज़्यादा चले। सर, कैबिनेट ने बीएसएनएल के रिवाइवल प्लान को मंजूरी दी है। किस तरह से हम देख रहे हैं कि बीएसएनएल रिवाइव होकर किस तरह से बाकी लोगों को कनेक्टिविटी या जो बाकी गाँव के ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी या बीबीएनएल के मर्जर के बाद जो कनेक्टिविटी का एक पूरा इशू है उसको कैसे ख़त्म होगा, और दूर दराज की जो कनेक्टिविटी है जो कि स्ट्रेटेजिकल एरियाज़ भी हैं उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, बीएसएनएल एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण पीएसयू है और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसीलिए सरकार बहुत दृढ़ता के साथ बीएसएनएल के पीछे खड़ी है, बीएसएनएल को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और जिस तरीके से आज एक कॉम्प्रिहेंसिव 1,64,000 करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए, उससे देश के कोने कोने में बहुत अच्छी क्वालिटी की 4G सर्विस, देश के कोने कोने में, ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज क्षेत्रों में, हमारे आदिवासी क्षेत्रों में, सब जगह किस तरह से घर घर तक फाइबर पहुंच सके, ब्रॉडबैंड सर्विस, हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस पहुंच सके, उसका एक बहुत बड़ा आज इस पैकेज से बूस्ट मिलेगा, बहुत अच्छा एक उसका सहयोग मिलेगा। और बीएसएनएल 2019 के रिवाइवल पैकेज के बाद में एक स्टेबल एंटिटी बनी, अब एक ग्रोइंग कंपनी बनेगी। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल सर, बीएसएनएल का एमटीएनएल का मर्जर आपने कहा इस पर अभी भी विचार चल रहा है, इसको हम कब तक पूरा होते हुए देख रहे हैं या अभी तक का क्या अपडेट है इस पर? ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रश्न है। बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों की बैलेंस शीट्स को एक एक करके रिपेयर करना है। आज बीएसएनएल की बैलेंस शीट को किस तरह से एक मेथोडिकल वे से रिस्ट्रक्चर किया जाएगा, वो सब डिस्कशन हुआ, आपके सामने रखा। इसी क्रम में और आगे काम करते जाएंगे, जब काम कंप्लीट होगा आपके पास आएंगे। गूगल ने एक लंबे इंतजार के बाद गूगल स्ट्रीट व्यू फीचर को गूगल मैप्स के लिए भारत में लॉन्च कर दिया है। गूगल स्ट्रीट व्यू की मदद से यूजर्स गूगल मैप्स में पैनोरामिक या आसान शब्दों में कहूं तो 360 डिग्री मैप्स देख सकेंगे। कैसे काम करेगा गूगल स्ट्रीट व्यू, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सौरभ पांडे। मुंबई का गेट ऑफ इंडिया हो या दिल्ली का इंडिया गेट, आप देश के किसी भी कोने से इन शहरों का जो है स्ट्रीट व्यू देख सकते हैं, यानी कि 360 डिग्री नज़ारा आप देख सकते हैं। यदि आप उस जगह पर मौजूद हों तो आप और आनंद तरीके से जो है इन सभी जगहों का मज़ा ले पाएंगे। गूगल ने अपने मैप में जो है स्ट्रीट व्यू फीचर वो शुरुआत कर दी और मौजूदा समय में देश के करीब 10 शहरों में इसकी सेवा शुरू कर दी। आइए आपको दिखा देंगे जो फीचर है वो किस तरह से काम करता है। आपको अपने गूगल मैप्स पर जाना है और अपने लोकेशंस को क्लिक करना है और उसके बाद आप यहाँ पर जो है अपने जो लोकेशंस हैं वो आप उसका पूरा 360 एंगल नज़ारा देख पाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये फीचर काम करता है। ये पैनोरामिक व्यू आप जो है वो देख पाएंगे इसके लिए। और गूगल का कहना है कि आने वाले दिनों में ये जो अभी फ़िलहाल 10 शहरों में ये जो सर्विसेज शुरू कर दी गई है वो आने वाले दिनों में 50 शहरों तक शुरू कर दी जाएगी ताकि आप लोग और आनंद ले सके। मुंबई से सौरभ पांडे, जी मीडिया। चलिए आज अब बात बाजार की कर लेते हैं। आज भारतीय बाजारों की शुरुआत हुई है, लेकिन बाजार दिन के हाई लेवल पर बाद में बंद होने में कामयाब रहे। शुरुआती कमजोरी के बाद बाजार में शानदार रिकवरी आती दिखी। फेड की बैठक से पहले गिरावट का डर दूर होता दिखा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 548 अंक बढ़कर 55,816 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी भी 158 अंकों की तेजी के साथ 16,642 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में आज 375 अंकों की बढ़त रही और ये 36,750 के पार बंद होने में कामयाब रहा। अब जरा देख लेते हैं यूएस मार्केट का क्या हाल है। जरा फटाफट से वहाँ पर किस तरह का कारोबारी माहौल है, जरा फटाफट से देख लेते हैं। तो हरियाली छाई हुई है यूएस मार्केट्स में। डाउ जोन्स में तो इतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं, लेकिन हाँ 113 अंकों की उछाल के साथ 31,877 के स्तर पर डाउ जोन्स में कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 2.5% की ज़बरदस्त तेज़ी के साथ 11,853 के लेवल पर नैस्डैक काम कर रहा है। 1.5% के आसपास S&P भी चढ़ा हुआ है। कल की स्ट्रैटेजी समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ सेठी फिनमार्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर विकास सेठी जी जुड़ चुके हैं। सेठी सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर कल किस तरह के एक्सपेक्टेशंस हैं? बिल्कुल दीपक, देखिए सुबह जब हम खुले तो हम कमजोर खुले थे, बिकॉज एक तो अमेरिकन मार्केट में जो कमजोरी चल रही थी और उसके अलावा एक बहुत बड़ा इवेंट लाइंड अप है आज यूएस में, जब फेड की मीटिंग का आउटकम आना है। बट दोपहर तक हमारे बाजार में बहुत ही दमदार तेजी देखने को मिली। हर एक सेक्टर ने पार्टिसिपेट किया।
बैंकिंग, आईटी, मेटल सबने अच्छा किया। मुझे लगता है आज अगर फेड की जो रेट हाइक आती है वो अगर 0.75% की आती है तो फिर यूएस के मार्केट भी अच्छा कर रहे हैं। वहां पे भी जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स आए हैं खास करके गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट के, तो उनसे बाजार में उत्साह है। तो मुझे लगता है अगर 0.75% की रेट हाइक आती है तो कल हमारे बाजार में ये जो आज की तेजी और एक्सटेंड होनी चाहिए। मंडे ट्यूसडे को हमने अच्छी खासी गिरावट देखी है, बट मुझे लगता है कल इस सिनेरियो में अच्छी तेजी बनेगी। तो मेरी राय में लॉन्ग साइड में ही पोजीशन रखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। हैशटैग याद रखिए #ZIndia360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा, इंतजार रहेगा। फिलहाल इजाजत दें, नमस्कार।